नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं एक बेहद ही मनमोहक कविताओं को लेकर के। दंतुरित मुस्कान और फसल क्या है, नागार्जुन जी की ये कविता आपके सीबीएसई के पाठ्यपुस्तक क्षितिज से लिया हुआ है। और आज के इस वीडियो में मैं इस दोनों कविताओं के आशय आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। इस दोनों कविता का व्याख्या जो है करने वाला हूं। ठीक है, आप लोगों के समक्ष जो है आज व्याख्या करूंगा। सर्वप्रथम हम लोग नागार्जुन जी की जीवनी जान लेते हैं, तत्पश्चात हम कविताओं की तरफ रुख करेंगे। नागार्जुन जी का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ भाई? तो सतलखा गांव में सन 1911 ईस्वी में। तो 1911 में ही भाई साहब दिल्ली दरबार लगा था, इतना याद रखिएगा। दिल्ली दरबार आप लोग शायद अपने पाठ्यपुस्तक हिस्ट्री वगैरह में पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े होंगे तो आगे चलकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। तो नागार्जुन जी का जन्म जो है दरभंगा जिले के सतलखा 7 लाख गाँव में, ऐसे याद रख सकते हैं, सतलखा। ठीक है, 7 लखा 1911 में हुआ। उनका मूल नाम जो था वैद्यनाथ मिश्र था। क्या था? तो वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए वो बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। पहले ये हिंदू धर्म के मिश्र परिवार से आते थे, तत्पश्चात ये बौद्ध धर्म में जो है दीक्षित हो गए। कहाँ जाकर के? श्रीलंका जाकर के। 2 साल प्रवास के बाद वर्ष 1938 ईस्वी में स्वदेश लौट गए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत यात्रा की। सन 1998 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। कब हो गया? तो 1998 ईस्वी में जो है उनका देहांत हो गया। मतलब 98 में 11 घटा लीजिए तो पता चल जाएगा कि ये कितना वर्ष जिए। ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान से। नागार्जुन जी की प्रमुख काव्य कृतियां हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास, अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृति तत्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बंगला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग्य में माहिर हैं। चलिए, अब थोड़ा सा और बचा हुआ है और दंतुरित मुस्कान का जो है थोड़ा सा व्याख्या आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तत्पश्चात हम पंक्ति के साथ साथ उसके आशय को स्पष्ट करेंगे, व्याख्या करते चलेंगे। इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर कहा जाता है। छायावादोत्तर दौर के ऐसे अकेले कवि जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं। सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन जी की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना और मुक्ति छंद में भी काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी। ठीक है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चों की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक
बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है। कवि का मानना है कि यह सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। आप बहुत गुस्से में हैं और किसी बच्चे के समक्ष जाइए, थोड़ा बातचीत कीजिए, देखिए मन को कितना सुकून मिलता है, मन मोहित हो जाता है। बच्चे जो हैं वो एसोशल होते हैं, उन्हें किसी चीज़ का ज्ञात नहीं होता है, वो अज्ञान होते हैं और जो है अपनी अज्ञानता बस वो बहुत अच्छी तरह से मन मोह लेते हैं। उनकी हर तरह की बातें बहुत सुकून मिलती है। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उनके साथ नज़रों का बाखपन जुड़ जाता है। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने, ये दूसरा कविता है इसी में, ठीक है। फसल, ठीक है, तो सुनते ही लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है। परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के संयोग से ही सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहना न होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले आती है। ये दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़ कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तो पहली पंक्ति में पहले इस खंड में कवि महोदय क्या कह रहे हैं इसको देखते हैं। तो यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, इसका अर्थ क्या है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, इससे आशय है कि बच्चे के छोटे छोटे दांतों वाली यह निष्पाप मुस्कान इतनी जीवंत है कि यह किसी निराश या हताश मृतक समान व्यक्ति के भीतर भी नए जीवन और उत्साह का संचार कर सकती है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। अर्थात धूल से सने हुए धूली धूसर बच्चों के शरीर, गांत उसको कहते हैं। बच्चों को जो ऐसे एक कपड़ा जो लपेट कर रखा जाता है उसको गांत कहा जाता है गांव घर में। तो कहते हैं कवि महोदय की धूली धूसर तुम्हारे ये गात, अर्थात बच्चे को देखकर कवि को लगता है मानो कमल का फूल अपना तालाब छोड़कर कवि की झोपड़ी में खिल उठा है। धूल से सने हुए बच्चे के शरीर की गात को देखकर कवि को क्या लगता है कि मानो कमल का फूल जलजात, कमल का फूल अपना तालाब छोड़कर कवि की झोपड़ी में खिल उठा है। परस पाकर तुम्हारा ही प्रण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। अर्थात तुम्हारे स्पर्श का ही यह प्रभाव है कि पत्थर जैसा कठोर दिल वाला व्यक्ति भी पिघल कर पानी की तरह कोमल और दयालु बन गया होगा। क्या बन गया होगा? कोमल और दयालु बन गया होगा। अब दूसरी पंक्तियां को देखिए। छू गया तुमसे ही झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। छू गया तुमसे ही झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो आँख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि के से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां मन की कराती रही है मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान।
अब दूसरी पंक्ति में देखिएगा, इनके द्वारा कहा गया है, छूट गया तुमसे ही झरने लगा पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कवि कहते हैं कि तुम्हारा स्पर्श इतना सुखद है कि चाहे कोई बांस जैसा नीरस हो या बबूल जैसा कांटेदार कठोर स्वभाव वाला, तुम्हारे छूने मात्र से ही शेफालिका के सुकुमार फूल झड़ने लगते हैं। अर्थात व्यक्ति का स्वभाव सुरीला और कोमल हो जाता है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रखोगे अनिमेष, थक गए हो आंख में लूं फिर फेर। बच्चा कवि को लगातार बिना पलक झपकाए देख रहा है क्योंकि वह उन्हें पहचानता नहीं। कवि मुस्कुराते हुए पूछते हैं, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए? क्या ऐसे ही देखते रहने से थक गए हो? अगर तुम थक गए हो तो क्या मैं अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर लूं ताकि तुम्हें आराम मिल सके? अब देखिए, यदि ना होती तुम्हारी, यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज, यदि ना तुम्हारी माँ माध्यम बनी होती आज, मैं न कर सकता देख, मैं न पाता जान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, एक और यह अतिथि मैं इतर मैं अन्य। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनती आज, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, अर्थात कवि स्वीकार करते हैं कि यदि बच्चे की माँ बीच में माध्यम न बनी होती तो आज बच्चे के इस रूप का दर्शन कर न पाते और ना ही इस अद्भुत मुस्कान को जान पाते। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, एक और यह अतिथि मैं इतर मैं अन्य। कवि बच्चे और उसकी माँ दोनों का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें धन्य कहते हैं। कवि स्वयं को एक अतिथि और बाहरी मानते हैं जो बहुत दिनों बाद घर लौटा है। अब तीसरी तरफ देखिएगा, पंक्तियाँ जो है आपकी कि चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती तब की आंखें चार, और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। चिर प्रवासी मैं इतर मैं मुख्य नहीं, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। तो कवि कहते हैं कि मैं तो हमेशा बाहर रहने वाला चिर प्रवासी एक अजनबी हूँ, मेरा तुमसे भला क्या लगाओ यह संपर्क रहा होगा। उंगलियां माँ कराती है मधुपर्क, अर्थात तुम्हारे लिए तो माँ ही सर्वस्व है, तो तुम्हें अपनी उंगलियों से प्रेम रूपी मधुपर्क अर्थात दूध दही घी शहद का पवित्र मिश्रण कराती रही है। देखते तुम इधर कनखी मार, मुझे लगती बड़ी ही छविमान, जब तुम मुझे तिरछी नज़र कनखी से चुपके से देखते हो, और जब हमारी आंखें आपस में मिलती हैं, आंखें चार होना, तब तुम्हारे चेहरे पर खिलने वाली यह दंतुरित मुस्कान मुझे बेहद सुंदर छविमान और मनमोहक लगती है। अब चलिए फसल जो है इस कविता को देखते हैं। इसमें एक के नहीं, दो के नहीं, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं, दो की नहीं। तो क्या कहना चाह रहे हैं कवि महोदय? लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक के नहीं, दो के नहीं, हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। अर्थात इसमें कह रहे हैं कवि महोदय कि यह फसल किसी एक या दो नदियों का पानी पीकर नहीं बड़ी हुई है, बल्कि इसमें अनगिनत ढेर सारी नदियों के पोषक जल का जादू छिपा हुआ है। लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, अर्थात फसल अपने आप तैयार नहीं होता, इसके पीछे लाखों करोड़ों किसानों और मजदूरों के हाथ की मेहनत और पसीने की महिमा जुड़ी होती है। हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, इससे आशय है कि इस फसल में किसी एक जगह की नहीं बल्कि अलग अलग प्रकार की खेतों की मिट्टी के पोषक तत्व और गुणधर्म का समावेशन होता है।
फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है वह, और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म रूपांतर है, सूरज का किरण का सिमटा हुआ संकोच है, हवा की थिरकन है। अर्थात कवि प्रश्न करते हैं कि आखिर यह फसल है क्या, और फिर स्वयं ही उत्तर देते हुए कहते हैं, यह कोई रहस्यमयी वस्तु नहीं बल्कि प्रकृति और मानव का क्या है, प्रकृति और मानव का, प्रकृति और मानव का श्रम का सुंदर मेल है प्रभु। क्या है, तो प्रकृति और मानव का सुंदर मेल है। नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। फसल नदियों के अमृत रूपी पानी का चमत्कार है, कृषकों के हाथों के अनवरत परिश्रम की महिमा है, और विभिन्न प्रकार की मिट्टी, चाहे वह भूरी हो, काली हो या चंदन जैसी सौंधी मिट्टी हो, उनके मिले जुले पोषक तत्वों का रूप है। यह मुझे एक और जो है छंद याद आ रहा है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बच्चा चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। और मुझे आगे का छंद जो है याद नहीं आ रहा है इस समय। हाँ, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, जहाँ खेत के हल के नीचे गाथा करती सीता है। तो इस प्रकार के छंद भी हमारे सामने मौजूद हैं, जो फसल, जो खेतों, जो मिट्टी, देश की मिट्टी का गुणगान करता है, एक अलग ही उल्लास पैदा करता है जीवन में। नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूली काली सुंदली का मिट्टी का गुणधर्म है। ये तो हमने आपको बताया कि फसल नदियों के अमृत रूपी पानी का चमत्कार है, कृषकों के हाथों के अनवरत परिश्रम की महिमा है, और विभिन्न प्रकार की मिट्टी, चाहे वह भूरी हो, काली हो, चंदन जैसी सौंधी हो मिट्टी हो, सौंधी मिट्टी हो, उनके मिले जुले पोषक तत्व का रूप है। रूपांतरण है सूरज की किरणों का सिमटा हुआ है, संकोच है हवा की थिरकन का, अर्थात फसल सूरज की रोशनी का ही बदला हुआ रूपांतरित रूप है। अब मानिए कि फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं होगा तो क्या इस धरती पर कुछ उग पाएगा क्या? जब आपके पृथ्वी कहेंगे कि जब आपका ये पृथ्वी बना तब सबसे बड़ा रोल जो है सूरज महोदय का ही रहा, भगवान भास्कर का ही रहा। इस भगवान भास्कर के कारण ही इस पृथ्वी पर आज जो आप देख रहे हैं ग्रीन कवरेज, जो आज देख रहे हैं लाइव, जो आप श्वसन प्रक्रिया कर रहे हैं, वो भी इसी सूरज महोदय का दिया हुआ है। तो फसल सूरज की रोशनी का बदला हुआ रूप है, और हवा की जो मंद थिरकन पौधे में समाई है, या उसी हवा का सिमटा हुआ संकोच है। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतर कविता है, जो फसल को समझाता है, साथ ही साथ बच्चों के दंतुरित मुस्कान को समझाता है। अर्थात छोटे बच्चे जब खिलखिलाते हैं, हंसते हैं, उनकी खूबसूरती को दर्शाया गया है। तो इसी के साथ हम अब विदा चाहते हैं इस वीडियो में। ये चैप्टर 5 था, ये भी आपके प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा, और आप तमाम जो कक्षा 10 के बच्चे हैं वो ध्यान से इसको आप देख सकेंगे, और जो है परीक्षा में अच्छा जो है मार्क्स ला पाएंगे। धन्यवाद। इसी के साथ हम आज अंत करते हैं अपने इस वीडियो को।